सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा 12वां पार्ट होने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में, जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस द्वारा ये कंप्लीट होता है, सारी चीजों को आज हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मेल गैमेट यानी कि जो स्पर्म या शुक्राणु था उसका निर्माण किस तरीके से होता है, और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम जिसे अंडाणु बोला जाता है हिंदी में, उसका निर्माण किस तरीके से होता है। सारी चीजों को मैंने वहां पर डिटेल से बताया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम देखते हैं ये निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन में जैसा कि आपको मालूम है कि मेल गैमेट यानी कि जो शुक्राणु या स्पर्म होता है वो, और फीमेल गैमेट जिसको क्या बोला जाता है अंडाणु या ओवम, वो जब आपस में मिल जाते हैं, संलयन हो जाता है उनका, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक क्या होता है, उसे हम बोलते हैं शुक्राणु या इंग्लिश में बोला जाता है इसे स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि मादा युग्मक, इसे हम बोलते हैं अंडाणु या ओवम। और ये दोनों होते कैसे हैं, तो ये दोनों कैसी होती है, एगुणित होती हैं यानी कि हैप्लॉइड होती हैं। अब जब ये आपस में संलयित हो जाती है, क्या हो जाता है, इनका संलयन हो जाता है, तो इससे जो संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं यानी कि जाइगोट बोला जाता है। और जाइगोट कैसा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये अगुणित है और ये अगुणित है तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, जो संरचना बनेगी यानी कि जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा यानी कि डिप्लॉइड होगा। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 46 होंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये था आपका निषेचन। अब याद रखिएगा, निषेचन होता तो है, आपको मालूम है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे जिसके कारण निषेचन हो जाएगा। लेकिन निषेचन से पहले कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ बोल सकते हैं प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा मेल गैमेट कहां पहुंचता है, फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। तो निषेचन होने से पहले कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, आइए इस चीज को देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वीर्य स्खलन, या जिसे बोला जाता है सीमन इजैकुलेशन। अब ये जो सीमन होता है उसमें क्या था, तो याद रखिएगा शुक्रिय द्रव्य और जो आपका स्पर्म थे उनके मेल को हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं या सीमन बोलते हैं। तो ये जो सीमन होता है इसका बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जब इजैकुलेशन हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वीर्य स्खलन बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, तो यहाँ पर देखिएगा ये होता है किस प्रक्रिया द्वारा, कॉपुलेशन प्रक्रिया द्वारा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मैथुन प्रक्रिया। तो मैथुन या कॉपुलेशन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, मेल अपने स्पर्म को फीमेल विजाइना या योनि में क्या कर देता है, इजैकुलेट कर देता है या स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीर्य स्खलन बोलते हैं या सीमन इजैकुलेशन बोलते हैं। अब सोचिएगा, जब सीमन का इजैकुलेशन कहां पर हो गया है, फीमेल के विजाइना में, तो ये विजाइना से होते हुए कहां पहुंचेगा, सर्विक्स, जिसको हमने क्या बोला था, ग्रीवानाल बोला था, वहां तक पहुंचेगा। तो होता क्या है, इसके बाद जो सीमन का इजैकुलेशन हुआ है फीमेल के बोल सकते हैं विजाइना में, तो जब विजाइना में पहुंचता है तो याद रखिएगा जो स्पर्म की संख्या होती है उस सीमन में वो होती है 30 से 40 मिलियन के आसपास। लेकिन उनमें से केवल 200 से 400 शुक्राणु या स्पर्म जीवित रह पाते हैं। क्यों, क्योंकि जो बोल सकते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो बोल सकते हैं नेचर होता है वो अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है, जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और जो स्पर्म सर्वाइव कर ले जाते हैं उन स्पर्म को हम बोल देते हैं क्या, कि उन स्पर्म में संधारण करने की क्षमता होती है, यानी कि उनके अंदर कैपेसिएशन की क्षमता है। तो मैंने क्या बोला, जो बात बताई कि स्पर्म द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो होता है अम्लीय वातावरण को झेल करके ओवम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, संधारण या कैपेसिएशन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सीमन का इजैकुलेशन हो जाता है फीमेल के विजाइना में, तो उनमें जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 30 से 40 मिलियन के आसपास होती है। लेकिन उनमें से केवल 200 से 400 शुक्राणु ही जीवित रह पाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे शुक्राणुओं में संधारण करने की क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिएशन की क्षमता होती है, जो उस अम्लीय वातावरण को झेल पाते हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं, ओवम के पास पहुंच जाते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट होता है संधारण। क्लियर है बात, तो ये 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आप देखेंगे तो आपका जो वीर्य स्खलन हो चुका है, आपके स्पर्म पहुंच चुके हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। अब उसके बाद स्पर्म कहां पहुंच जाते हैं, अंडाणु के पास पहुंच जाते हैं, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब जिसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोला जाता है उसके एम्पुला भाग में प्रेजेंट होते हैं। कौन, अंडाणु। तो याद रखिएगा, अब तीसरा प्रोसेस होता है अंडाणु भेदन। अब इसमें क्या होगा, तो जो शुक्राणु द्वारा अंडाणु को भेदने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अंडाणु भेदन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से आपको अंडाणु की संरचना दिखेगी। तो ये जो आपका रेड कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरी संरचना किसकी है, अंडाणु की है, जिसमें अगुणित केंद्रक दिख रहा होगा आपको। अभी जो अंडाणु की संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें सबसे बाहर का जो ये ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। और कोरोना रेडिएटा के ठीक अंदर बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य का बना हुआ एक लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं।
तो जोना पेलुसिडा ये ब्लैक कलर का लेयर है और कोरोना रेडिएटा ये ब्लू कलर का जो आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ये बाहर का लेयर है। अब याद रखिएगा ये जो कोरोना रेडिएटा होता है ये एक प्रकार की पुटका कोशिकाएं होती हैं, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है कहां से, अंडाशय से, तो वहां से क्या निकलता है, ग्राफिन फॉलिकल से द्वितीयक अंडक निकलता है, ना कि अंडाणु निकलता है। जब यह द्वितीयक अंडक फैलोपियन ट्यूब में आता है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ कुछ कोशिकाएं लगी होती है, किसकी, पुटका की। तो पुटका कोशिकाएं कुछ लगी होती हैं, तो इन्हीं पुटका कोशिकाओं का बोल देते हैं हम कोरोना रेडिएटा लेयर बोल देते हैं। और इन पुटका कोशिकाओं के अंदर की तरफ क्या होता है, जोना पेलुसिडा होता है। अब आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर की आपको पूरी की पूरी संरचना दिख रही है ये किसका है, ये स्पर्म यानी कि ये शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु आया है इस अंडाणु के पास, तो ये क्या करेगा, इस दोनों स्तरों को यानी कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को भेद करके कहां पहुंच जाएगा, इस अंडाणु के पास पहुंच जाएगा। अब ये भेदता कैसे है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं, इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है इसके सिर हेड पर, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जो प्रकार का क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो इसे शुक्राणु में एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो जो एक्रोसोम होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, पाचनीय एंजाइम मिल रहे थे। इसके अलावा बोल सकते हैं स्पर्म लाइसिंग एंजाइम मिल रहे थे, जो क्या करते हैं, इन दोनों लेयर को तोड़ने का काम करते हैं। जिनमें से एक प्रमुख एंजाइम कौन सा था, हाइलोरोनिडेज। ये प्रकार का एंजाइम होता है जो इस अंडाणु के दोनों स्तरों को भेद करके इसके न्यूक्लियस तक पहुंचा देता है, किसको, शुक्राणु को। अब होगा क्या, तो इस शुक्राणु में जो ये आपका दिख रहा है केंद्रक, ये इस अंडाणु के केंद्र से आकर के फ्यूजन कर लेगा, जिसके कारण द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा, यानी कि एक जो संरचना बनेगी उसको क्या बोल देंगे, युग्मनज बोल देंगे। यानी कि जो ये अंड दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा किसमें, युग्मनज में या जाइगोट में। तो किस तरीके से होता है आगे देखेंगे। तो इस तरीके से अंडाणु क्या, शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु का भेदन करता है। तो ये आपका तीसरा प्रोसेस। अब आखिरी में आता है आपका क्या, अंडाणु का सक्रियण। अब देखिएगा ये जो स्पर्म है इस अंडाणु को भेद दिया है, इस अंडाणु को स्पर्म ने भेद दिया है। तो आप देखेंगे कि एक स्पर्म ने अंडाणु को भेद दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा स्पर्म भी आकर के अंडाणु को भेद दे। तो इसलिए क्या करता है, जब एक बार अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो इसके बाद ये अंडाणु के अंदर जो ऊपर की तरफ रेड कलर का जो प्लाज्मा झिल्ली दिख रहा है, इसके नीचे क्या होती है, क्यूटिकल की कड़े पाई जाती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वल्कुटीय कण। अब जो वल्कुटीय कण होते हैं ये एक लेयर का निर्माण कर देते हैं इस अंडाणु के अंदर, जिससे होता क्या है, इस पहले नंबर याद रखिएगा, ये जो लेयर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं क्या, निषेचन झिल्ली। ये बनी किससे है, तो ये बनी होती है गोल्जी काय से, यानी कि गोल्जी काय कुछ कणों का स्राव करता है इस अंडाणु के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, वल्कुटीय कण बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिनको हम वल्कुटीय कण बोलते हैं या जिन्हें क्यूटिकल कण बोला जाता है। अब जो वल्कुटीय या क्यूटिकल कण है ये क्या करते हैं, इस अंडाणु के चारों तरफ अंदर की तरफ क्या बना लेते हैं, एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, निषेचन झिल्ली बोलते हैं। अब होगा क्या कि जब एक स्पर्म इसको निषेचित कर देगा अंडाणु को, तो ये लेयर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण कोई दूसरा स्पर्म इसको निषेचित नहीं कर सकता दोबारा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब आप देखेंगे आपका आखिरी स्टेप क्या है, केंद्रक संलयन। अब केंद्रक संलयन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखेंगे शुक्राणु द्वारा अंडाणु को भेदने के बाद शुक्राणु का केंद्रक और उसका तारक केंद्र क्या होता है, अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये है शुक्राणु का केंद्रक। यहाँ पर आपको शुक्राणु का केंद्र दिख रहा होगा रेड कलर का, और ये जो ब्लू कलर की संरचना है इसी को हम क्या बोलते हैं, तारक केंद्र बोलते हैं। अब ये केंद्रक और तारक केंद्र जो कि शुक्राणु प्रेजेंट है ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इस अंडाणु के अंदर पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद क्या होगा, इस अंडाणु के केंद्रक से ये निषेचन कर लेंगे। कौन, ये दोनों बोल सकते हैं जो केंद्रक है, यानी कि एक अंडाणु का केंद्रक और दूसरा शुक्राणु का केंद्रक, ये आपस में निषेचन कर लेंगे और द्विगुणित संरचना का निर्माण करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, निषेचन होता है या केंद्रक संलयन होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, अंडाणु है आपका, जिसमें क्या मिल रहा है, द्विगुणित केंद्रक मिल रहा है। कैसे, क्योंकि इसने निषेचन कर लिया, यानी कि केंद्रक का संलयन हो गया है। तो यहाँ पर आपको द्विगुणित केंद्रक दिख रहा होगा, ये आपका रेड कलर का अंडाणु है, और इस अंडाणु में जो ब्लू कलर की संरचना दिख रही है इसी को क्या बोलते हैं, तारक केंद्र बोलते हैं, जो कहां से आया है, जो शुक्राणु से आया है। अब ये तारक केंद्र क्या करेगा, विभाजन करेगा, जिससे दो तारक केंद्र हो जाएंगे और ये ध्रुवों पर चले जाएंगे, यानी कि साइड साइड किनारे की तरफ चले जाएंगे। अब किनारे की तरफ जब ये आ जाएंगे तो ये काम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा जो तारक केंद्र होता है उसका कार्य क्या होता है, तो यह युग्मनज में विदलन यानी कि जो क्लीवेज होगा, यानी कि जब बोल सकते हैं निषेचन हो जाता है और जो युग्मनज बनता है उसमें होने वाला अगला प्रोसेस जो होता है उसे विदलन या क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज होगा और क्लीवेज के द्वारा आगे जाकर के क्या बन जाएगा, युग्मनज ये भ्रूण में चेंज हो जाएगा, या जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। अब एम्ब्रियो में जब ये चेंज हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, इसका होगा रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन होगा गर्भाशय के अंतःभित्ति पर, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो इस तरीके से सारा का सारा आगे प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।